साई राम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी में वितान पुस्तक ले रहे थे। वितान पुस्तक में हम आलो अंधारी पाठ पढ़ रहे थे, जिसकी लेखिका हैं बेबी हालदार। ठीक है, यह हमारा पाठ चल रहा था। इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये जो पाठ है ये बेबी हालदार की आत्मकथा है। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज का विषय हिंदी, उपविषय, गद्यखंड, वितान, प्रकरण आलो अंधारी, लेखिका बेबी हालदार। ये लेखिका हैं बेबी हालदार। यह एक कामगार गरीब औरत है और इन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया था और अब अकेले ही अपने बच्चों के साथ रह रही थी। कभी भी इन्हें अपने जीवन में सुख नहीं मिला है। हमेशा सुख को ये तरसती रही हैं। काम की तलाश में इधर उधर भटकती रही हैं और फिर एक जगह जाकर इनको काम मिला है। वह एक बंगाली परिवार था और वहाँ पर जो इन्हें अपनों से सुख नहीं मिला वो वहाँ जाकर इनको सुख मिला है और वही इनकी सफलता की सीढ़ी भी बने हैं। और ये एक कुशल और प्रसिद्ध लेखिका बन गई है। उन्हीं के सारे इन्होंने सारे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आलो अंधारी इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा था। यह इनकी आत्मकथा है। इन्होंने जीवन में जो भी महसूस किया है, जितने कष्टों को सहा है और जिस प्रकार से वे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ती चली गई हैं, इसमें इन्होंने अपने शब्दों में सब कुछ बयां किया है। इसका अर्थ है अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आलो अंधारी, लेखिका बेबी हालदार। अब अपने पाठ की ओर चलते हैं। इसमें हमने कहानी कहाँ तक पढ़ी है कि बेबी हालदार का जो बेटा बाहर रह रहा था वह भी उसी के पास आकर रहने लगा है। तातुश जो थे उन्होंने उसको कहीं पर काम पर लगा दिया है और साथ में उसकी पढ़ाई लिखाई का भी काम करा दिया है। वहाँ पर वह काम भी सीख रहा है और पढ़ाई लिखाई भी सीख रहा है। अब वह घर पर ही रहती है और सुबह शाम खाना बनाती है और काम करती है। अब वह तातुश के घर पर ही रहती है। तो वहाँ पर उसे वह सब सुख मिल रहा है जो उसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिला था। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस परिवार में दो और नए कलाकार हैं जो अर्जुनदा, इनका सबसे छोटा बेटा है, उनके दोस्त मित्र आए हैं। एक का नाम सुखदीप है और दूसरे का नाम रमन। ठीक है, उनसे वह जो लेखिका है वह परिचित हो गई है, उनके साथ घुल मिल गई हैं। वे भी लेखिका से बहुत अच्छी तरह बातें करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर थे। तातुश ने लेखिका को कहा कि तुम कभी कभी बाहर भी घूम आया करो, घर में रहकर बोर हो जाती हो। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी। वयस कहते हैं उम्र को, जैसे मैंने बताया था पहले। और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती है। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम
के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ेगा या क्यों आना होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा। फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। तो यहाँ पर इसको प्रश्न में आ सकता है आपकी परीक्षा में कि जो पार्क में लड़की मिली थी उसका क्या नाम था? सुनीति। ध्यान रखना इस चीज़ का। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया। हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते थे। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी। वह जब वहाँ 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दादी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले दिन ही चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी कि उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा। जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी, जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। तो ये देखिए कि जो लड़की उसे पार्क में मिली थी तो जो उसका दुख था वह उसके जैसा ही था, क्योंकि उसके भी माँ नहीं थी और लेखिका के भी माँ नहीं थी। तो इसलिए मैं उसके दुख को बहुत अच्छी तरह समझ सकती थी। कहते हैं ना, घायल की गति घायल जाने। तो अगर कोई हमारे सामने हमारे जैसा दुखी व्यक्ति है तो हम उसके दुख का एहसास बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता था। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं पढ़ने लिखने में बिताने लगी हूँ। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फोटोकॉपी करा के अपने बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तो जब सुनीति ने आना छोड़ दिया था तो जो लेखिका थी उनका भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था पार्क में, तो उसने वहाँ पर जाना छोड़ दिया था और वह अपना सारा ध्यान कहाँ लगाती थी? पढ़ाई लिखाई में लगाती थी। तो लेखिका ने जितना भी कुछ लिखा है तो तातुश क्या करते थे, उससे फोटोकॉपी कराते थे और अपने दोस्त के यहाँ कोलकाता भेज देते थे। तातुश हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उनकी ओर देखती रही। अवाक कहते हैं आश्चर्यचकित हो। ठीक है। फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है, मतलब कि सबसे अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठीक है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुश से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इसका ध्यान रखना कि जो उनके बंधु थे तातुश के, वे उनसे कितने वर्ष बड़े थे? 1 वर्ष बड़े थे। ठीक है। आगे देखते हैं। इस वेश में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर अब वह संभव नहीं है। तो ये देखिए कि जो उनके बंधु थे इतने बड़े थे, फिर भी उनके अंदर कैसी इच्छा थी बांग्ला सीखने की, और केवल किस लिए? जिससे वो बांग्ला में उनको लेखिका को चिट्ठी लिख सके। लेकिन वे कहते हैं कि ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलट करो। तो बांग्ला अभिधान कहते हैं बांग्ला की डिक्शनरी, जो शब्दकोश होते हैं, जैसे इंग्लिश की होती है डिक्शनरी, ऐसे
हिंदी की होती है शब्दकोश, इस प्रकार से बांग्ला का भी होता है, जिसको हम बांग्ला अभिधान कहते हैं। शब्दकोश को बांग्ला में क्या कहते हैं? बांग्ला अभिधान। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि उसको देखो और उसमें से तुम्हारे और ज़्यादा शब्द मिलेंगे और उन तुम्हें लिखने के लिए और अच्छा मौका मिलेगा। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। किसी एक मोड़ तक पहुंचाना है कि मतलब उसको उसकी मंजिल तक, मतलब कि उसका एंड तो करना होगा। ऐसे नहीं है, अगर बीच में उलझ कर रह गई है तो वो कहानी कैसे रोचक बनेगी? मतलब है कि कैसे उसका अंत, मैं कि कैसे पता लगेगा कि उसका परिणाम क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक मोड़ तक पहुंचाना होगा, मतलब उसका कुछ तो परिणाम निकालना होगा। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छे लगने की कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूले इतने कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुश से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा। तो तातुश बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम किए जाओ, बस लिखो पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तो ये देखिए कि बेबी खुश तो थी, लेकिन वो अंदर से बेचैन थी कि मेरे लिखने में ऐसी क्या विशेष बात है कि सभी को इतनी पसंद आ रही थी। तो उससे तातुश ने उनको समझाया कि तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम अपना काम करते जाओ और जब समय आएगा तो तुम्हें अपने आप ही सब समझ आ जाएगा। तो तातुश की बात मैं अनसुनी नहीं करती तो क्या करती? जैसे मुझे घर में करने को कुछ का और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदेव दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी मुझे बहुत चाहते थे, मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी? तो मतलब है कि ये बेबी हालदार जो है लेखिका है, ये कह रही है कि ऐसे में मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। मतलब ये है कि मेरे को इनके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि उस घर में घर के परिवार के लोग तो है ही हैं, साथ में जो दो तीन और बाहर से भी उनके दोस्त वगैरह आ जाते हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। तो है कि ऐसे में कैसे बैठ सकती हूँ। एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन ही में उनसे अपने पढ़ने लिखने की बात करने में लग गई कि एक कांड घट गया। रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने में बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूख के मारे रमनदार ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया कि देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। एक क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा नहीं जाने क्या क्या सोच सोच कर खूब हंसने लगा। मैंने तातुश से पूछा, रमनदा किसके साथ ये बातें कर हंस रहे हैं? तातुश बोले, और कौन है माँ? मैंने कहा, और तो कोई नहीं है उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई। देखा कि रमनदा हंसे ही जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमनदा? तो वह कुछ न कहे बस हंसता ही जा रहा था। फिर मैंने
पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंस हंस से बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी थी, तो उसके कारण उन्होंने प्लेट भी नहीं देखी और उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। और वह सुनकर भी तातुश भी बहुत हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों को हंसना बंद हो गया था, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। वह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा। मेरी बंदूक की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना है। मैंने कहा, चिट्ठी या चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं आता। तातुश बोले, क्यों नहीं होगा? तुम्हें जैसे बने वैसे ही लिखो और लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। तो इस पे है कि तातुश जब ये उसको देख रहे थे वे हंस रही है, तो उन्होंने एकदम से कहा कि क्या तुम हंस ही जाओगे? तो इसमें देखो एक विशेष बात कि उससे गलती हो गई थी, उसने प्लेट उल्टी की थी और उसकी गलती के कारण वो खाना भी कैसे उल्टी प्लेट में ही खा लिया था, लेकिन किसी ने भी उसको कोई डांट नहीं डाली थी। तो मतलब है कि परिवार में कितने अच्छे लोग थे वहाँ पर। उसके बाद है कि जो तातुश थे, तातुश ने कहा कि वो चिट्ठी आई है तो तुम चिट्ठी का जवाब दो। मतलब है कि कैसे प्रोत्साहित करते हैं तातुश लेखिका को और चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहते हैं। मैं सोच में पड़ गई कि कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुश से पूछा कि मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी। तातुश बोले, यह तुम ही सोचकर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तो इसमें जेठू किसे कहा जाता है? जेठू जो पिताजी के बड़े भाई होते हैं ना, उनको कहा जाता है ताऊ जी को। ठीक है, ध्यान रखना है कि उन्होंने तातुश के जो बंधु थे जिनकी चिट्ठी आती थी, उनको क्या कहकर चिट्ठी लिखी थी? जेठू। जेठू किसे कहते हैं बांग्ला में? पिताजी के बड़े भाई को जेठू कहा जाता है। ठीक है। तातुश बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा मैंने चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूं? सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार में गया था। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे। मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है। तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित है। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खाचार पाखी कैसे लग रहा है, तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा। आशा पूर्णा देवी के घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी। जब सब सो जाते थे तब केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते थे, जबकि हमें उनकी कानी उंगली के बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं थी। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। तो ये देखिए कि जो उनका दोस्त है वो किस प्रकार से वह भी उसको प्रोत्साहित कर रहा है लिखने के लिए। वो कह रहे हैं कि हाँ तुम लिख सकती हो। और एक आशापूर्णा देवी थी तो उसकी तुलना वे उनसे कर रहे थे। जो तातुश के बंधु हैं, दोस्त हैं, वह बार बार बेबी हालदार जो लेखिका है उनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं कि जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे।
मैं जो जो लिखती वह सब तातुश उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत 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 अच्छा लगा है, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। एनी फ्रैंक की डायरी भी एक किताब का नाम है। ये जो कक्षा 12वीं है उसमें आप आगे जाके पढ़ोगे तो उसकी तरह ही यह भी बहुत अच्छी किताब लग रही है। जो उनके दोस्त थे, आप जो पढ़ोगे ना तो एनी फ्रैंक की डायरी, यह भी बहुत सुंदर है। उसके कुछ पन्ने हैं जो कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह कितनी सुंदर डायरी थी। ये बुक भी, जो किताब है, ये किताब भी बहुत सुंदर थी। यह भी एनी फ्रैंक एक लेखिका थी, उसकी आत्मकथा थी। जैसे ये बेबी हालदार लेखिका की आत्मकथा है, यह भी एनी फ्रैंक की जो लेखिका थी उनकी आत्मकथा है। ठीक है ना, तो आगे पढ़ेंगे उसको। अब आगे देखते हैं। मैंने पूछा, एनी फ्रैंक कौन है? तातुश ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उनमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। माया कहते हैं लगाव हो गया था, ठीक है, अटैचमेंट हो गया था। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस्क की थी और जेठी की बंधु थी। वह कोलकाता में कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती थी कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे कितनी अच्छी सहेली मिली है। मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बात करूं, हंसूं, खेलूं और ये सब कुछ करूं। मतलब कितना अच्छा लगता है कि जब बहुत दिनों बाद हमारी कोई एक अच्छी सहेली बन जाती है। उनसे पूछी, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूंगी? शर्मिला जो तातुश के बंधु थे, जेठू जिसको बोलती थी, उनकी बंधु थी। तो ये देखिए कि किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ाव हो गया था, एक दूसरे से कैसे बात करने का सिलसिला शुरू हुआ था। वह इस प्रकार से शर्मिला सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी लेखिका की। तो अब आगे देखते हैं। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पोंछते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैंने उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुनदा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुनदा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था। मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती थी। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काटकर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उनके जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। तो मतलब है कि लेखिका कितनी सोचती थी शर्मिला दी के बारे में। ये शर्मिला दी भी बेबी हालदार लेखिका की तरीके से लेखिका थी और उनके बारे में ये सोचती थी कि वह तो एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है शर्मिला दी, और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वह सोचती थी कि शायद मिलने पर हम इतनी बातें ना करें, और कभी ये सोचती थी कि क्या पता मिलने पर बहुत अधिक बातें करें। तो इस प्रकार से वे तरह तरह के मन में अपने प्रश्न करती रहती थी। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करना। तो मतलब ये देखिए कि उनके एक बंधु और थे, वह भी उनको प्रोत्साहित कर रहे थे लेखिका को कि तुम कभी भी लिखना बंद मत करना, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी
ही घटनाओं को, अपने ही जीवन की कुछ यादगार पलों को शब्दों के द्वारा सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था और वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया था। ऐसी बात नहीं, मेरे कहने पर तातुश ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटी? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह कैसा हाल हो गया है? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक हैं, सब ठीक हैं, स्कूल गए हैं। मैंने तातुश के पास दौड़ी आई गई और बताया मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, उन्हें घर में बिठाओ। मैंने बाबा के लिए खाना वाना तैयार किया। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैं बेबी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं। 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चले जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और वहीं सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती, तब शायद मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो ठीक है, आज हम इतना ही लेंगे। तो इतना आपको समझ में आया है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से लेखिका को सब प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कैसे कितने तातुश के बंधु मिले हैं, उनके नाम आप नोट करेंगे, उनके नाम को आप याद भी करेंगे। यह परीक्षा में आ सकता है, तातुश के कितने बंधु ने लेखिका को प्रोत्साहित किया है। यह प्रश्न आप लिखेंगे। ठीक है, अब आगे आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। साई राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो मैंने आपको प्रश्न दिया है वह आप अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है, सभी उन बंधुओं के नाम लिखेंगे जिन्होंने लेखिका का उत्साहवर्धन किया है। ठीक है, बीच बीच जो मैंने आपको नोट करने के लिए भी कहा है वह भी आप प्रश्न के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, साई राम।